नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारी सीरीज चल रही थी नीट के बैच की, उसी का ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। जो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी तक न्यूटन्स लॉज में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमारा क्या है कि न्यूटन्स के जो भी 3 लॉज हैं उन तीनों लॉज को हमने पढ़ लिया है विधिवत, ठीक है। फर्स्ट लॉज एक्शन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये तीनों लॉज हमने पढ़ लिए हैं, ठीक। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तीनों लॉज को हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, तीनों का एप्लीकेशन भी देख लिया है, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम सब देख लिया है। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको समझने के लिए इसको क्यों पढ़ना है पहले ये समझते हैं। देखिए, और जो हम लोग मोशन देखते हैं ना चीजों का, तो मोशन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरे चैप्टर में पढ़े मोशन इन प्लेन। तो ये तो हो गया मोशन, पर मोशन के पीछे रीजन क्या था, दैट इज द फोर्स। अब उस मोशन में जब फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है, क्यों होता है, उस चीज को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे प्लेस्ड है या फिर वो मोशन में ही है, तो उस पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टेबल पे, ये ऑब्जेक्ट स्टेबल पे रखा हुआ है, तो अगर ये रखा हुआ है तब भी तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो सारे फोर्स, मतलब अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक फोर्स जो हमेशा हर जगह हर वक्त मौजूद है, वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ही लगता रहेगा, तो एक फोर्स तो हमेशा ही लगता रहेगा। तो जब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लिया जाता है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता है। तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमको एक फोर्स चाहिए ना, ठीक है। तो इस फोर्स की बैलेंसिंग को ही हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो केस है वो पहला केस यही है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि एक इस पर फोर्स हमेशा ही लगता रहेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल की फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू mg, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड हियर एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, m इनटू g। अब अगर आपने इसको टेबल पे रखा है तो पक्का टेबल ने कोई ना कोई ऐसा फोर्स डेवलप कर लिया है जो कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन को ब्लॉक कर रहा है, रोक के रखा है, ठीक बात है। तो अब इस मोशन को रोकने के लिए देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे की तरफ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो कंफर्म बात है कि कहीं ना कहीं से एक और फोर्स आ रहा होगा जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो रही होगी और जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, या फिर कई बार आपको बुक्स में इसको आर से लिखा हुआ भी दिखेगा। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक। और मैं इसको बोलूंगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलूंगा, इसका रीजन ये है क्योंकि ये नॉर्मली लगता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स हमेशा वर्क करता है, ठीक बात है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू पक्का पक्का ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गई होगी, तभी दोनों फोर्सों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, सो वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसको मैं एफ जी से नोटेट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एन और आर, या फिर आर भी बोल सकते हैं। यानी जो हमारा एम जी है वो किसके इक्वल हो गया होगा, आर के इक्वल हो गया होगा या एन के इक्वल हो गया होगा। इसीलिए तो इसका मोशन कहीं नहीं हो रहा है। क्या बात आपको यहाँ तक इतनी क्लियर होगी। अब
अगर मैं ये कह दूं कि इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट का मोशन भी उसी साइड होने लगेगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मैं यहीं से समझाता हूँ। देखिए वैसे तो ऐसे यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इतना हैवी ऑब्जेक्ट लेते नहीं है। बट मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमने बहुत हैवी ले लिया, जो कि इतना हैवी, जैसे जो टेबल ये रखी है, इसकी इलास्टिक लिमिट होती है। अभी हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाला, नेक्स्ट बुक में जो है, तो उसमें हम लोग समझेंगे। तो हर मटेरियल की एक इलास्टिक लिमिट होती है, और हमने ऑब्जेक्ट का मास उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा ले लिया। एज सेड मतलब मैंने जो इसका मास है वो ले लिया 500, ठीक है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, अगर हम जी की वैल्यू 10 ले लें तो ये हो जाएगा 5000। इतना वेट लग जाएगा, इतने न्यूटन का वेट वर्क कर रहा है इस पे, ठीक है। और इतना अगर आप समझ रहे 5000 वेट की कोई चीज 500 केजी था, अगर इतने वेट की कोई चीज अगर किसी टेबल पर रख दोगे तो उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, वो तो क्या हो जाएगी, टेबल ब्रेक हो जाएगी। तो टेबल ब्रेक हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट का मोशन अक्रॉस द टेबल मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं दैट इज mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन। mg कैसा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन उतना बन नहीं पाया जो कि इस mg को कैंसिल आउट कर देता। दैट्स व्हाई द मोशन बिकम्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो भी फोर्स ज्यादा हो जाता है ऑब्जेक्ट का मोशन उसी साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी में दूसरा केस देखेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा केस देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। इसमें जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन देखी है उसमें क्या होता है, उसमें दो फोर्स लग रहे थे जो कि एक दूसरे को इक्वल हो जा रहे थे, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे। अगर mg ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि आप mg से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बना नहीं सकते, ठीक है। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो वेट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे आप बैठे हैं, खुद आप बैठ जाइए किसी टेबल पे और टेबल के पास इतना रिएक्शन फोर्स आ जाए कि वो आपको ऊपर उठा दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा केस हम लोग देखते हैं। इसमें दूसरा केस क्या है कि फिर से कोई एक टेबल है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, एक mg लगा हुआ है। आपको पता है कि ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, mg इसको बैलेंस कर ले रहा होगा। हम लोग कह सकते हैं mg इक्वल्स टू n, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस साइड f, ठीक है, तो जितना भी इसका मोशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। रीजन क्या है, अगर इस टेबल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस टेबल को हम लोग मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस। इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को इस साइड रोकने के लिए, इस साइड फोर्स डेवलप करने के लिए कोई भी फोर्स हमारे पास नहीं है। यानी जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा वो सारा का सारा किस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा। तो इस फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स जिस साइड लगेगा उसी साइड उसका एक्सेलरेशन होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर कोई दूसरा फोर्स इसको कैंसिल करने वाला होता तो हम लोग उस फोर्स को इसमें से माइनस कर देते, ठीक है। और अगर इक्वल हो जाता तो हम लोग क्या कर देते, माइनस करके जो भी इक्वल होता तो कैंसिल आउट हो जाता, इसका मोशन ही नहीं होता। जो फोर्स ज्यादा हो जाता ऑब्जेक्ट का मोशन उसी साइड हो जाता। तो कितने फोर्स से हो जाता, ये बात आती है। अगर दो फोर्स लगते और जिसमें से एक ज्यादा है एक कम है, तब हम लोग कैसे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, सवाल यहाँ पे आता है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अभी हम लोग फ्रिक्शन पढ़ नहीं रहे हैं, बस हम लोग एक चीज सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसको मैं कह दे रहा हूँ कि मान लेते हैं, या फ्रिक्शन को हटा दो, मैं एक कंडीशन लेता हूँ कि दो दोस्त हैं, एक इसको इधर खींच रहा है एक इसको इधर खींच रहा है, इसकी वैल्यू है एफ डैश, ओके। और मैंने कहा कि f इज ग्रेटर देन f डैश, यानी जो f की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन f डैश। ये वाला जो दोस्त है इसकी फोर्स की वैल्यू ज्यादा है इससे। तो अगर f ज्यादा है तो आपको पता है कि मोशन भी f की साइड ही होगा, पर कितने एक्सेलरेशन से होता है, सवाल ये आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप करेंगे कि f की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन भी दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, f नेट कितना लिखोगे, तो आप F नेट ही क्या बताएगा, नेट एक्सप्रेशन बताएगा। फोर्स नेट फोर्स, कुल फोर्स कितना लगा, तो कुल फोर्स लिखोगे जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा दो,
ठीक बात है, दो फोर्स, दो आदमी है, एक मुझे इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो जो इधर पावर, जो इधर ताकत लगा रहा है, जो इधर ताकत लगा रहा है, तो क्या होगा, कुछ ताकत ये वाला जो इस साइड खड़ा हुआ है वो क्या करेगा, मेरी कुछ ताकत उसकी कुछ ताकत ये वाला कैंसिल आउट कर देगा, बची हुई ताकत से ये वाला मुझे खींच ले जाएगा। ठीक है, ऐसा ही ऑब्जेक्ट ये है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इसमें से ये वाला जो फोर्स है ना, ये ज्यादा फोर्स है, पर कितना ज्यादा है, कितना निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जितना ज्यादा होगा उतना ही तो नेट फोर्स लगेगा, तो बस इसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो कभी भी जब ज्यादा फोर्स लगते हैं, एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस पर नेट फोर्स निकालते हैं, उसी से हम लोग का क्या निकल के आ जाता है, उसी से हम लोग का निकल के आ जाता है क्या, एक्सेलरेशन, कि कितने एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो जब हम लोग पुली मास सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे, जब हम लोग उसकी प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें ये देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसमें थर्ड सोल्यूशन इसका जो है वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन वाला। तो इंक्लाइन प्लेन हम लोग समझ लेते हैं फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, फिर जब हम लोग फ्रिक्शन आएंगे तो उसमें फ्रिक्शन सहित इंक्लाइन प्लेन समझेंगे जब उसमें फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, इसको 3D में इमेजिन करिए, ये एक प्लेन है जिस पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो ये फ्रिक्शनलेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो धीरे धीरे स्लाइड डाउन करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर जो फोर्सेस लगते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। ओके बॉस, देखो इस पर फोर्सेस देखने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो समझना आपके लिए जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि ये सिंपल प्लेन है, ये इंक्लाइन नहीं है। ठीक है, ये किसी भी एंगल पे इंक्लाइन नहीं है, इंक्लाइन मतलब होता है झुकना, तो वो झुका हुआ नहीं है, ये ऐसे ही रखा हुआ है एज इट इज। तो क्या होगा, अभी तक मैंने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, अब मैं यहाँ पे ना लगा के, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसको इस डायरेक्शन में, मैं लगा रहा हूँ इस फोर्स को, कैसे भी लगा सकते हैं, मतलब किसी एंगल पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, मैंने लगाया इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स लगाया है इस पे, ठीक, तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, तो ये इस फोर्स इस ऑब्जेक्ट को किस तरफ मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, ये दोनों साइड, दो साइड मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस साइड, एक तो इस साइड आगे की साइड, और एक इस साइड नीचे की साइड। ये क्या कर रहे हैं सर आप, ये क्या कर रहा हूं मैं, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको उठाओ, ये क्या है हमारा, एक फोर्स का वेक्टर है, एफ वेक्टर में बोलता हूँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने इसको उठाया, अब देखो ये इसी तरीके से तो वेक्टर है, तो मैंने वेक्टर में आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पे होता है और हमको ये पता है कि इस साइड जाने का कोई रास्ता है नहीं, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि अगर किसी एंगल पे होता है तो ये जो फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। ठीक है, अब अगर हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पे है तो इसके कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट का ये मतलब हुआ कि अगर ये टेबल ना होती तो ये नीचे भी मोशन करता और आगे की तरफ भी मोशन करता, दोनों साइड मोशन करता। ठीक है, ग्रेविटी को इग्नोर कर दीजिए। तो क्या हुआ, तो अगर ये दोनों तरफ मोशन करता इस फोर्स की वजह से, तो क्या होता, तो दोनों तरफ मोशन करता, दोनों तरफ मूव कर जाता, और क्या होता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फोर्स के आपने क्या किया, दो फोर्स दो पार्ट में बदल दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इस एफ वेक्टर का कंपोनेंट कर लीजिए, इस बार इस तरफ कंपोनेंट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस साइड कंपोनेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। कंपोनेंट करना मैंने आपको सिखाया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू एफ कॉस थीटा होती है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू एफ साइन थीटा होती है। वेक्टर वाले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अब इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा ही तो होगा, और इस साइड फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। बोलिए, यही तो होगा। और हम लोग को पता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो नीचे की तरफ एक फोर्स हमेशा लगता रहेगा जो कि क्या है mg, और ऊपर की तरफ एक फोर्स हमेशा लगता रहेगा जो कि क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एफवीडी कब बनाया मैंने, जब कोई सिंपल टेबल पे जो कि इंक्लाइंडेड नहीं है उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस पर किस तरीके से फोर्स वर्क कर रहा है उसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये बनाया। ठीक है, तो फोर्स के कंपोनेंट करने के लिए कुल मिला के अब यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ। ये मास m का ऑब्जेक्ट है, इस पर भी एक फोर्स लग रहा है। अब देखिए फोर्स कोई लगा नहीं रहा है, ठीक है, क्या होगा आपको पता है, इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रख दिया है तो इसका मोशन इस साइड हो जाएगा अपने आप, क्योंकि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
तो इस पर ऐसा कौन सा फोर्स है इस साइड लग रहा है जो इसको इस तरफ खींच रहा है, उसको मैं निकालना चाह रहा हूँ। ओके, तो निकालते हैं। तो अगर इसका मास m है तो एक फोर्स नीचे लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ, दैट इज mg, ठीक है। और एक फोर्स लगेगा इसके, किसके, मैंने बताया था, एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके नॉर्मल होता है, दिस सरफेस, ये जो सरफेस जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके नॉर्मल होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, अरे भाया, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक बार फिर से बना देते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा इसका mg नीचे की तरफ, और ये आगे की तरफ जाना चाहता है, और ये रहा इसका नॉर्मल रिएक्शन, फिर से नहीं बनना है, देख रहे हैं, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। इसको हम लोग बोल सकते हैं n या r, ठीक। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसके परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। देख पा रहे हैं आप लोग, अगर मैं यहाँ से m मिटा दूं तो आप देख पा रहे होंगे ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, किसके साथ, सरफेस के साथ। तो ये हो रहा हमारा n, ओके। अब आप तो कह रहे सर ये निकालना है हमको, तो ऑब्वियस सी बात है यही निकालना ही है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। मैंने कहा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग ये देखिए, ये जो साइड है इस लाइन के पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल पैरेलल है। ये जो प्लेन की साइड है इसके पैरेलल है, बिल्कुल है, बिल्कुल बात सही है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, बोलो ना। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो एंगल इनके बीच होगा वही तो एंगल इनके बीच होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो फिर अब बताओ, ये वाला एंगल तो 90 था, तो बचा हुआ, देखिए आप, ये एंगल 90 था, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा, थीटा ही तो होगा, ठीक बात है। तो फिर से mg के कंपोनेंट करेंगे, तो mg के अगर कंपोनेंट करेंगे, ये मैं 90 माइनस थीटा यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो थीटा की साइड क्या आता है, mg cos थीटा, ठीक। और 90 माइनस थीटा की साइड क्या आता है, mg sin थीटा। अभी मैंने आपको कंपोनेंट करना सिखाया, mg sin थीटा, ये मैंने सिखाया आपको। जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा आता है, जिधर 90 माइनस थीटा होता है, ये एंगल पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो इस साइड sin थीटा आया। इसी प्रकार mg का ये sin थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा। अब इंक्लाइन प्लेन का मोशन इस साइड हो रहा है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपका नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। एक्सेलरेशन में निकालना भी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल हम लोग को एक चीज दिख रही है कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, और जो mg cos थीटा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, यानी हम लोग ये कह सकते हैं इक्वल्स टू mg cos थीटा। एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू समझ लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फोर्स आपका लग रहा है नेट फोर्स F नेट, वो किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो इसका मोशन इधर हो रहा है, और वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। F इक्वल्स टू क्या होता है, m में होता है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, g sin थीटा। यही वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से इस ऑब्जेक्ट का मोशन इंक्लाइन प्लेन पे अर्थ की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, मैंने क्या बनाया, mg बनाया, इस mg के कंपोनेंट कर लिए, एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस कर लिया गया, इसीलिए इसका मोशन दाएं बाएं नहीं हो रहा, इस साइड हो रहा। तो जब इस साइड हो रहा है तो नेट फोर्स इस साइड लग रहा होगा, तो कुल फोर्स की वैल्यू m में होती है, ये mg sin थीटा के फॉर्म में लग रही है, m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई, g sin थीटा आ गई। तो ये आपका क्या आ गया, ये नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारा थर्ड, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, अब ये जो हमारे फ्री बॉडी डायग्राम की ये जो चीजें थी, ये हम लोगों ने लगभग लगभग सॉल्व कर ली है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम अगर पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पुली मास सिस्टम, ठीक है। बाकी इसमें जो होता है वो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसमें कवर हो जाएगा सारा आपका। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं पुली मास सिस्टम। पुली मास सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। पुली मास सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग अब पुली मास सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, तो जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि एक है
यहाँ पे रूफ। अब इस रूफ से मैंने एक पुली को हिंज कर दिया है, ठीक है, मैं बना देता हूँ पुली, ये है हमारी पुली, ठीक। इस रूप से इस पुली को मैंने हिंज कर दिया है, और इस पुली पर मैंने क्या किया है, इस पुली पर मैंने एक स्ट्रिंग को लटकाया है, और ये स्ट्रिंग क्या करेगी, ये स्ट्रिंग दो मासेस को होल्ड कर रही है, ठीक है। एक की वैल्यू m1 है और एक की वैल्यू m2 है, ठीक बात है। और मैं ये कह रहा हूं आपसे दैट इज m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक बात है। अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो आपको पता है कि m1g नीचे की तरफ लगेगा और m2g इस साइड लगेगा, इस वाले मास पे। अब m1g अगर लग रहा है और ये रस्सी कैसी है, एक्सटेंसिबल नहीं है, स्ट्रेस नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इस रस्सी पर क्या हो जाएगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा T, ठीक। टेंशन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, बस ये जान लो कि टेंशन जो होता है वो पूरी रस्सी में सेम ही होता है। तो टेंशन यहाँ डेवलप हुआ, अब यही टेंशन यहाँ भी है, ठीक है, अब यही टेंशन यहाँ भी है, तो यहाँ भी टेंशन लग रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, m1 नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करने का रीजन ही क्या है, यही रीजन है कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल नहीं है। कौन ज्यादा है, m1g, जो कि टेंशन से ज्यादा हो गया है, मतलब हम लोग कह सकते हैं m1g इज ग्रेटर देन टेंशन। अब इसके लिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, नेट फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखोगे, मतलब कि नेट फोर्स जो है वो कैसे लिखोगे, जो ज्यादा हो गया है, कितना ज्यादा हो गया है, उसमें से जो कम रह गया उसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना ज्यादा हो गया। अब यही तो एक्सेलरेशन बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, m में जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। तो आप सिर्फ सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछ देता है और टेंशन पूछ देता है रस्सी में, तो F इक्वल टू एम ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया, एम ए की वैल्यू क्या होगी, m1 है, यहाँ भी m1g, क्योंकि m1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, माइनस टी। अब t को इधर ले जाते हैं और ये m1 कॉमन आ जाएगा इधर आके, और इधर क्या आ जाएगा, g माइनस ए। ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन। ओके बॉस, ये हमने कैसे किया, ये हमने इसको सॉल्व करके किया। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरे m2 मास पे क्या हो रहा है उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो m2 मास पे हम लोग को दिख रहा है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या ज्यादा है, इसका टेंशन ज्यादा है, और m2g कैसा हो गया, कम पड़ गया है। कितना कम पड़ गया जरा उसको देख लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने आपसे कहा जो ज्यादा हो गया है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, तभी तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने माइनस कर दिया। अब हम लोग को पता है कि जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, m ए हो जाता है, और मास कौन सा, m2a, m2a इक्वल्स टू t माइनस m2g। अब हम लोग को पता है कि m2g को इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा, इधर केवल टेंशन बचेगा अकेला, और जब m2g इधर आएगा तो m2 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस g हो जाएगा। ये भी टेंशन की वैल्यू है, ये भी टेंशन की वैल्यू है, दो दो टेंशन की वैल्यू आ गई, तो दोनों को उठा के इक्वल कर दो, क्योंकि पूरी रस्सी में टेंशन कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। तो मैंने कहा इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मैं इक्वल करना चाहता हूं, तो मैंने कहा क्या, m2a प्लस g इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं m1g माइनस a। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, m2a प्लस m2g इक्वल्स टू m1g माइनस m1a। मुझे निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेशन वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, इसको उठा के मैं इधर लाया, तो ये हो जाएगा m2a प्लस m1a इक्वल्स टू m1g माइनस m2g। ओके बॉस, अब हम लोग को दिख रहा है इसमें एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेलरेशन को कॉमन ले लिया। तो अब इधर क्या बचेगा, ओ इक्वल क्यों लगा रहा हूं मैं, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, m2 प्लस m1, या फिर m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, वैसे तो चाहो आप g कॉमन ले सकते हो, और क्या बचेगा, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। एक्सेलरेशन पता करना है तो क्या हो जाएगा, g इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई, इसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये जो आपके पास सिस्टम है ना, पुली मास सिस्टम,
इसका आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सलेशन निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको रेडीमेड फॉर्मूला दे दिया, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या कह रहा है, जरा इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 तो क्या करो, ऊपर लिखो g और बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, नीचे लिखो दोनों का सम। ठीक बात है, जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दो, मल्टीप्लाइड विद g एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। दैट इज द रिमेंबरिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्या याद करने का तरीका है कि जिस तरफ मोशन होना है, और ऑब्वियस सी बात है आपको पता ही है मोशन किधर होना है, जिधर मास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इधर मास ज्यादा है तो ग्रेविटी की मल्टीप्लाई इसी में होगा। लेकिन इसकी वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू कैसे लिखोगे, तो ये जो मास इफेक्टिव वैल्यू लिखते हैं कैसे, m1 माइनस m2, ठीक है, और टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल। तो ये क्या हो गया, g इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना रहेगा, टेंशन भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, टेंशन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेंशन कैसे निकाल लेते हैं, टेंशन का फॉर्मूला T इक्वल्स टू, पहली वाली इक्वेशन में इसमें ही रखता मैंने कहा m1 इंटू जी, m1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस m1 इंटू ए। अब ए की ये पूरी वैल्यू में लगाने जा रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है, g इंटू जी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी m1 माइनस का जी m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बात है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर इंटू जी प्लस m2g। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये m1 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का m1 स्क्वायर इंटू जी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का जी m1 m2। ठीक है, देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है और डरने का नहीं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, बहुत इजी फॉर्मूला बनने वाला है, m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, m2g और जी m1 m2। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, m2g कॉमन आ जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू m2g, मैंने कॉमन ले लिया है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या, टेंशन। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं टेंशन। तो इतना आप नोट करिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है, सिंपल सी बात है, क्या करना है कि ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी इसको हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं कर पाया होगा तो बैक कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हम लोग निकालते हैं इसका टेंशन। चलिए टेंशन निकालते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हम लोग को दिख रही है, t इक्वल्स टू m1g माइनस ए की वैल्यू क्या है, यही तो है ए की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले तो g माइनस है, पहले तो टेंशन की वैल्यू ऐसे पूरी लिख लेते हैं, फिर m1 का इसमें मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो हमारे पास दिखेगा t m1 इंटू जी माइनस m1 इंटू ए, तो t इक्वल्स टू m1 इंटू जी माइनस, अब क्या हो जाएगा m1 इंटू, अब a की वैल्यू लगाते हैं, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है हमको, a की वैल्यू दिख रही है g m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गई हमारी क्या, टेंशन की वैल्यू। आप लोग को लग रहा होगा बहुत बड़ी वैल्यू सर निकाल दी है, अरे छोटा कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, m1 प्लस m2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो m1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर इंटू जी, m2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का m1 इंटू m2 इंटू जी माइनस, इसमें m1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस का m1 स्क्वायर इंटू जी माइनस माइनस प्लस m1 m2 जी। बोलिए बॉस, समझ में आई बात, बिल्कुल आई, m1 m2 और g, ये हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, m1 m2 जी जुड़ जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेंशन का फॉर्मूला आ गया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। बोलिए भैया, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेंशन का फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। दोनों को रट्टा मार लीजिए, कोई कोई याद करने में कोई बुराई थोड़ी होती है, रट्टा मारने में कोई बुराई नहीं होती, कौन बार बार इसको निकालेगा।
लेकिन अगर फिर भी आपको निकालने का कीड़ा है तो कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। सवाल आएगा आपके पास, पहले एक्सलेशन निकाल लेना, छोटी सी वैल्यू आएगी उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको समय बचाना है तो याद कर लीजिए, याद मैं करवा देता हूँ कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई बोथ ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाई सम ऑफ द बोथ ऑफ द मासेस एंड जी मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये आपके क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ये आपका एक्सलेशन आ जाएगा। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, सवाल लगाने में बहुत आसानी रहेगी। मैंने आपको दोनों के रेडीमेड फॉर्मूले दे दिए, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे कैमरामैन भैया ने अनुरोध किया है, तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ये हमारा क्या है, अब की बार ये M1 नहीं लिखता हूँ, अब की बार मैं लिख देता हूँ ये 10 किलो का मास है और ये 5 किलो का मास है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि अगर मैं इसको ऐसे रोक के रखा हूँ फिर छोड़ दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 वाला नीचे जाएगा और नीचे की तरफ ये फोर्स लगाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो जिस एक्सलेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सलेशन से ये ऊपर जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा एक्सलेशन बता दीजिए, तो अभी जस्ट मैंने आपके लिए एक्सलेशन का फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था बताइए। फॉर्मूला तो ये आया था सर, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, अब लगाओगे कैसे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, m1 इज ग्रेटर देन m2 होना चाहिए। तो इसमें कौन सा मास बड़ा है, 10 वाला बड़ा है, यानी ये क्या बन गया, m1 बन गया। लगा देते हैं, a इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू 10 लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। 10 और 5 15, 10 में से 5 क्या 5 बचेगा, 5 3 15, यानी कितना आ जाएगा 10/3। कह सकते हैं हम लोग इसको 3.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने का एक्सलेशन लगा इसमें। अब अगर मैं कहूँ कि रस्सी में टेंशन बताइए, तब क्या करेंगे आप लोग, टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टेंशन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। सर आपने टेंशन का भी फॉर्मूला बताया है, क्या बताया जरा बताना। T इक्वल्स टू 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा बताया सर आपने। ठीक बात है, तो लगा दीजिए 2 इंटू m1 m2 के ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 इंटू जी की वैल्यू कितना है 10, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 15। ओके बॉस, सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 दूनी 200, ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका क्या टेंशन 200/3 न्यूटन। तो आप लोगों को देख रहा होगा कि पुली मास सिस्टम का छोटा सा क्वेश्चन और छोटा सा ही सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको इतना बहुत सारी बड़ा सॉल्व नहीं करना है, बस ये दो फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो नीट लेवल का क्वेश्चन जो है वो इससे सॉल्व हो जाता है बड़ी आसानी से। तो इतना आप लोग ये एग्जाम्पल एक नोट कर लीजिए, ठीक है। केवल इस फिगर को बना लीजिए, इसी में टेंशन और एक्सलेशन निकाला गया है, आप रिवाइज करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए।